बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर मोहम्मद शफीक, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3। बेटा, कल जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखना है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस कैसे होता है। तो उसके लिए बेटा दो मॉडल प्रोपोज किए गए हैं एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस के लिए। पहला जो मॉडल है उसको नाम दिया गया है लॉक एंड की मॉडल, और ये मॉडल प्रोपोज किया एमएल फिशर्स ने 1890 के अंदर। जिस तरीके से लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम है सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस के अंदर, इसके मुताबिक जो है एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। एक मखसूस जो चाबी होती है वो एक मखसूस लॉक के लिए होती है, उसको खोलने के लिए। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो होगा कैन ट्रांसफर ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, यानी एक एंजाइम मखसूस होगा एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। ये लॉक एंड की मॉडल था जो प्रपोज किया गया। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर्स है। डेफिनेट बात है कि जब वो रिजिड है स्ट्रक्चर्स तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, और मॉडिफिकेशन पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो फ्लेक्सिबल भी नहीं हो सकती। मतलब कि फ्लेक्सिबल भी नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है उसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है जी नहीं है उसके अंदर। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम एक्शन, अब ये तीन बातें हैं, या रिएक्शन से पहले, या रिएक्शन के दौरान, या रिएक्शन के बाद एक्टिव साइड में कोई चेंज नहीं आएगी। वो रिजिड थी और वो रिजिड ही रहेगी, और वो एक्ट करेगी एज अ टेम्पलेट, एक सांचे के तौर पे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और एंजाइम्स की ये एक्टिव साइट्स हैं। ये देख लें कि उससे पहले भी यही स्ट्रक्चर थी। जब सबस्ट्रेट इसके साथ इंटरेक्ट कर गया है, मिल गया है, तब भी वही स्ट्रक्चर है। जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट, तब भी उसकी वही शेप मेंटेन है। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज यहां पे नहीं आई। इस मॉडल को जो है वो ज्यादा रिएक्शंस में पजीराई नहीं मिली। मजीद कुशलैंड ने क्या किया कि लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाइड करते हुए एक नया मॉडल प्रपोज किया। लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किसने किया था? एमएल फिशर ने। और लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाइड करके नया मॉडल किसने दिया था? कुशलैंड ने। और इंड्यूस फिट मॉडल भी कुशलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1959 के अंदर। इस मॉडल के मुताबिक व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है, मिलता है एंजाइम के साथ, इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम। वो एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर कुछ चेंज ला सकता है। एंजाइम में वो चेंजेस आ सकती हैं उसकी एक्टिव साइड्स के ऊपर, जिसकी वजह से दिस चेंज अलाउ द एंजाइम टू डू इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। उन मॉडिफिकेशन की वजह से एंजाइम अच्छे तरीके से काम कर सकता है, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे जब आपने देखा कि जी इंड्यूस हो सकती हैं चेंजेस,
तो चेंजेस तो बेसिकली एक्टिव साइट्स में आनी है। तो इट मीन्स ये हुआ कि इस कंसेप्ट के मुताबिक जो है एक्टिव साइट रिजिड नहीं है। एक्टिव साइट जब रिजिड नहीं है तो उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, और मॉडिफिकेशन पॉसिबल है तो इट मीन्स जो है वो एज अ फ्लेक्सिबल है, और इट मीन्स कि वो एज अ टेम्पलेट काम नहीं कर रही। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आप लॉक इन की मॉडल में और इंड्यूस फिट मॉडल में एज अ डिफरेंशिएशंस के तौर पे आप लिख सकते हैं कि इसको किसने प्रपोज किया था, एमएल फिशर्स ने। इसको किसने प्रपोज किया था, कुश लैंड ने किया था। इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड्स है और इनफ्लेक्सिबल्स है और अनचेंजेबल है। ड्यूरिंग, बिफोर या आफ्टर कैटालाइसिस कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, और ये एक्ट कर रही है एज अ टेम्पलेट एक्टिव साइट्स। इसमें क्या है कि इसमें चेंज आ सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, और इस वजह से ये बेटर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसको मॉडल को इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है, रिसेंट स्टडीज ने ये बताया। इसको जो है न्यू एविडेंस जो है वो सपोर्ट करते हैं इस मॉडल की, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इंड्यूस फिट मॉडल का नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल्स। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट्स है एंजाइम्स की। अगर गौर करें तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट में 100% मैचिंग नहीं है। तो अब यहां पे देखें कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के मुताबिक क्या कर ली, अपनी एक्टिव साइट्स पे मॉडिफिकेशन कर ली है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और एंजाइम इट सेल्फ क्या हो जाता है, वहां से सेपरेट हो जाता है, अनचेंज्ड। व्हाट फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस? Every enzyme is specific in its action due to its specific chemistry and configurations. हर एंजाइम जो है वो मखसूसियत रखता है, मखसूस है अपनी केमिस्ट्री, अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट्स, अमाइनो एसिड्स के नंबर्स, और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 3 डायमेंशनल रिलेशनशिप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, जिसको कन्फिगरेशन कहते हैं, या सिंपली उसको शक्ल भी कह सकते हैं, उसको बनावट भी कह सकते हैं। अब फैक्टर क्या है? कोई ऐसे अवामिल जो चेंज लाए शेप के अंदर, केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम के अंदर, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली आप कह सकते हैं आउटपुट ऑफ एंजाइम्स। कोई भी ऐसे अवामिल, कोई भी ऐसा फैक्टर जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एंजाइम को, तो वो क्या करेगा, चेंज लाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर से। 4 फैक्टर्स हमने यहां डिस्कस करने हैं, जिनको 2 आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हम कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है एंजाइम कंसंट्रेशन, सेकंड पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, थर्ड पे है टेम्परेचर, और फोर्थ पे है पीएच। एंजाइम कंसंट्रेशन, the rate of reaction depend directly on amount of enzyme present at a specific time at unlimited amount of substrate. अब इस स्टेटमेंट को गौर से सुने।
कि रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा एंजाइम की प्रेजेंस के ऊपर। यानी हमने यहां पे क्या किया है, सबस्ट्रेट को अनलिमिटेड डिक्लेयर कर दिया है। जितना आप एंजाइम डालते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज। डेफिनेट बात है, जब आप एंजाइम बढ़ाएंगे तो इट मींस कि आपने एक्टिव साइट बढ़ा दी। जब एक्टिव साइट इंक्रीज हुई तो जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी उतनी वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगी और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्त के अंदर। ये ग्राफ को देखें, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन रेट है। अगर यहाँ पे देखें कि 1 और 2 फोल्ड आपने बढ़ाया तो रिएक्शन रेट क्या हो गया, इसका डबल हो गया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द अमाउंट ऑफ एंजाइम, क्योंकि सबस्ट्रेट की कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितना आप यहाँ एंजाइम बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन रेट क्या करता जाएगा, उसी हिसाब से क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर 3 टाइम कर दे तो रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस के ऊपर। यहां हमने 2 बातें डिस्कस करनी है, एक लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर और एक हाई कंसंट्रेशन के ऊपर। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट अवेलेबल। इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबस्ट्रेट को आपने लिमिटेड कर दिया है और एंजाइम को आपने क्या करना शुरू कर दिया है, बढ़ाना शुरू कर दिया है। At low concentration of substrate, the reaction rate is directly proportional to substrate availables. जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा उस हिसाब से एंजाइम्स होंगे तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। At constant concentration of enzyme, an increase in amount of substrate increase the rate of reactions, but ये जब एक सर्टेन लिमिट पे पहुंचते हैं, is reached when no increase in rate of reactions occur. The reason is that at high substrate level all active sites are occupied and further increase in substrate does not increase the rate of reaction. अब इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपने क्या किया, आपने एंजाइम को उसकी कंसंट्रेशन को फिक्स कर लिया, सबस्ट्रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्दर रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पहले ही सबस्ट्रेट जितनी एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल थी उन पे वो लग चुके थे, तो नए सबस्ट्रेट्स वहां लगने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो उस फेज पे रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और इसको बड़े शॉर्ट और ब्रीफ पीरियड्स के अंदर क्या किया जाता है, मॉनिटर्स किया जाता है। यहां पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, उसको अंडरस्टैंड करें कि फर्ज करें कि 4 लोग हैं और एक बंदे की कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे के अंदर जो है एक चेयर तैयार करता है। आपने एक चेयर का मटेरियल उसको दे दिया, 1 घंटे के बाद आपको वो चेयर मिल गई। अब आपने क्या किया, 2 चेयर का मटेरियल दे दिया, 1 घंटे के बाद 2 चेयर्स आपको मिल गई तैयार। आपने इसी तरीके से तीसरी चेयर का मटेरियल दे दिया तो तीसरी चेयर भी आपको 1 घंटे के अंदर तैयार मिल गई। आपने चौथी चेयर का मटेरियल दिया, वो भी आपको 1 घंटे में तैयार हो गई, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी है कि वो एक गिवन टाइम के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर एक चेयर आपको तैयार करके दे सकता है।
लेकिन जब आप 5वीं चेयर देंगे तब आपको क्या मिलेंगी, 4 ही चेयर मिलेंगी। उसकी रीजन ये थी कि आप यहां पे चेयर को क्या कंसीडर कर लें, सबस्ट्रेट, और वो लोग जो चेयर बना रहे थे वो एंजाइम्स है। क्योंकि वो 4 लोग थे तो वो सारे के सारे अपने सबस्ट्रेट के साथ क्या थे, ऑक्यूपाई थे, या सबस्ट्रेट उनके साथ लगा हुआ था, ये वो अपनी चेयर्स को तैयार कर रहे थे। तो इस वजह से 5वीं चेयर्स को तैयार करने का उनको टाइम ही नहीं मिला। तो यही बात यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि शुरू में तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन जब सबस्ट्रेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि फर्दर कोई एक्टिव साइट जो होगी वो वैकेंट ही नहीं बचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उस सर्टेन टाइम्स के ऊपर वो रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहां पे क्या हो गया है, सैचुरेशन हो गई है। अब इस ग्राफ को देखें आप लोग, ये आपके सामने एक ग्राफ नजर आ रहा है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ ये ग्राफ है। तो एक साइड पे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ली है और दूसरी साइड्स पे क्या लिया है हमने, रिएक्शन रेट लिया है। तो यहां पे देखें कि ये ग्राफ जो है वो आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल हैं। तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है बिल्कुल, ये भी और ये दोनों हैं, मतलब ए और बी, मैक्सिमम रेट फॉर एंजाइम एट कंसंट्रेशन ए और बी के ऊपर, ठीक है जी। और जब ये सारे का सारा सबस्ट्रेट इतना बढ़ गया है तो ये लो कंसंट्रेशन पे था, ये क्या था, थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन पे था। तो एक्टिव साइट जब ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो गई हैं, एंजाइम इज सैचुरेटेड हो गए हैं, तो ये कांस्टेंट रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा बल्कि एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। ये आपके सामने नजर आ रहा है। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर रिएक्शन रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको एंजाइम बढ़ाना पड़ेंगे, और जब आप एंजाइम्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेट बात है कि आप ज्यादा एक्टिव साइट देंगे। अब सबस्ट्रेट जो है वो आपके पास मैक्सिमम है, तो वो उसको सबस्ट्रेट को के साथ अटैच करने के बाद क्या कर देंगे, रिएक्शन रेट को भी क्या कर देंगे, वो मजीद बढ़ा देंगे। इसके साथ बेटा एक मैसेज आपको कन्वे करना था कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो मुकम्मल डायग्राम के नोट्स हैं, बेसिकली वो नोट्स हमारे एक दोस्त हैं रहीमियर खां में, ख्वाजा फरीद कॉलेज में, प्रोफेसर कदीर साहब बायोलॉजी के हैं, उन्होंने वो तैयार करवाए थे, खुद बनाए थे या किसी से वो डायग्राम्स तैयार करवाई थी। वो पूरी बुक की ही डायग्राम है, और उन्होंने फिर वहाँ से हमारे जो प्रोफेसर अनवर शीन साहब हैं, उनको वो डायग्राम जो थी गिफ्ट की थी एज अ गिफ्ट, कि वो अपने बच्चों को के लिए यहाँ रखवा दें फोटोस्टेट शॉप के ऊपर, तो वहाँ से बच्चे उसको लेके इस्तिफादा हासिल कर लें। तो वो बेटा आप लाजमी तौर पे वो डायग्राम पूरी बुक की हैं, और ज़्यादा वो कॉस्टली भी नहीं है, तो वो बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई हैं और बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। हमजा फोटोस्टेट पे, हमजा फोटोस्टेट जो जहाँ से आपको अल्पाइन कॉलेज के नोट्स और बाकी जो चीज़ें आप लेते हैं वहाँ से, जो पर्टिकुलर वो डील करते हैं अल्पाइन कॉलेज को, हमजा फोटोस्टेट्स मॉडल टाउन से में ये मौजूद है। वहाँ से आप ये डायग्राम के वो नोट्स हासिल कर लें। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के
कंप्लीट डायग्राम के वो नोट्स जो हैं उस शॉप के ऊपर अवेलेबल हैं, तो ये आप लाजमी तौर पे वहाँ ले लें। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनकी डायग्राम उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। वो इजी टू स्केच हैं और आसानी बच्चे उसको देख के डायग्राम ड्रा कर सकते हैं और उस डायग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी डायग्राम्स को जो है। तो बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमजा फोटोस्टेट शॉप्स के ऊपर वो मौजूद है नोट्स जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की टोटल बुक, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की डायग्राम के नोट्स हैं। वहाँ से आप क्या कर सकें, ये परचेज कर सकते हैं और आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।